सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे अनिका नजीर को, जो कि भारत की बेटी हैं और वो कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फकर यूसुफजई को, जिसमें वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की और कश्मीर की। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अनीका, आप खुद मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर पूरे में आपका आना जाना सारी चीज़ें। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जो टनल का इफ्तिताह हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और बड़ा पॉजिटिवली किया है। बल्कि कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे लिखा हमारे गिलगित बाल्टिस्तान और ऐसे इलाके जो रिमोट इलाके हैं या फिर वहां पे स्नोफॉल होती है और कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है विंटर में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी ये मॉडल अपनाना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। कितनी बड़ी एक मतलब डेवलपमेंट है। वैसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट की हमने बात करनी है, लेकिन जो अभी रिसेंटली टनल का इफ्तिताह हुआ है, इसकी ओपनिंग हुई है। अ, देखिए, जैसे आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स हमने बहुत सारे देखे हैं। उसी तरीके से जो ज़ड-मॉड टनल का जो प्रोजेक्ट कल इनॉग्रेट हुआ और वो बनकर तैयार हुई और लोगों की कनेक्टिविटी को जो ये बहाल करेगा और एक कल्चरल मीडियम को जो है एक प्रमोट करेगा। आई थिंक ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स जो इन द फेवर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्क करते हैं, उनको हर किसी को वेलकम ही करना चाहिए। उसको तो वेलकम स्टेप हर कोई कर रहा है, चाहे वो किसी डिफरेंट आइडियोलॉजी का हो या डिफरेंट अफ़िलिएशन का हो। हर कोई उस चीज़ को वेलकम करता है और मुझे लगता है ये टनल ये ही नहीं, चाहे वो जो कश्मीर से जम्मू तक का सफ़र जो था, जैसे वो रिड्यूस हुआ है, डिफरेंट टनल्स वहाँ बनी हैं और उन टनल्स की वजह से जो इंसान का जो बाय रोड सफ़र है, कश्मीर से जम्मू तक का, वो भी कितना रिड्यूस हुआ है अगर टाइम के हवाले से देखा जाए। या जो अब रेल कनेक्टिविटी या हाईएस्ट ब्रिज या बिगेस्ट ब्रिज जो रेल कनेक्टिविटी के लिए जिस पे एक ट्रायल रन हो रहे हैं या जो अब स्टार्ट होगा, वो भी जो कनेक्टिविटी को बहाल करेगा, एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और रोजगार के जो हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रीजन के लोगों के लिए लेकर आएगा। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो हर कोई प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, दैट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। और जो खासकर कश्मीर के लोगों को उनकी बहाली को जो है प्रमोट करता है। ऐसी हर कोई चीज़ को मुझे लगता है डे 1 से मैंने अ, एक्सेप्ट किया है और प्रमोट भी किया है और हमेशा इसके लिए मेरी तरफ से एक मैंने हामी भरी है ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। अच्छा सो अनीका, आप हुँ। रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करती हैं। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के लेंस से इसको देखना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ रेलवे का मतलब बहुत अच्छा एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद जो अंग्रेज हमारे पास रेलवे नेटवर्क छोड़ के गए थे, उसको बजाय एक्सटेंड करने के शायद उसको हमने घटा दिया, कम कर दिया। लेकिन आप लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद श्रीनगर तक तो रेलवे कनेक्टिविटी है। कश्मीर में हुँ। और कहाँ कहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी दी जा रही है? और मतलब ये कोई आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहाड़ों में माउंटेन्स के एरियाज में रेलवे कनेक्टिविटी देना या रोड बनाना आम एरिया में बनाने के मुकाबले में मुश्किल काम होता है। उस पर आपका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा आता है और मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स अगर मतलब हो जो चल रहे हो या उसको एक्सटेंड किया जा रहा हो बाकी एरियाज की तरफ। जैसे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से बानीहाल तक का वो जो ट्रेन का सफ़र है, वो तो पहले से ही था। और आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि माउंटेन्स में जहाँ ऐसे ऐसे रीजन्स हो, वहाँ रेल कनेक्टिविटी या रेलवे ट्रैक्स बिछाना, ये एक बहुत हेक्टिक काम होता है। या एक्सपेंडिचर की कमी इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, कम नहीं है कश्मीर के लिए। दे आर सेंडिंग द ईयरली बजट फॉर एवरीथिंग। हाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकल जो
एरिया, अगर ज्योग्राफी की बात करें हम किसी भी एरिया की, तो लैंडस्लाइड्स का खतरा होता है या बाकी चीजों का, या जमीन धंस जाती है तो रेलवे ट्रैक्स भी खराब हो जाते हैं। तो उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं, या वो जो रेलवे ट्रैक या ब्रिज बनाया गया है चिनाब के, जो चिनाब को पार करता है, हाँ, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट हुआ है, टाइम भी इन्वेस्ट हुआ है, टेक्निक भी इन्वेस्ट हुई है। आई होप कि वो सक्सेसफुल रहे। तो अभी के फिलहाल के टाइम में बानीहाल और आई थिंक कटरा तक अब जाएगी। उसके बाद ये पूरे जम्मू टू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री तक इसको कनेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि मतलब एक फुल फ्लेज्ड रेलवे ट्रैक जो पूरे जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करता है, वो फुल फ्लेज्ड तरीके से बनकर सामने आएगा। आई थिंक ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें एक आप ये सब चीजें कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बट वी नो दैट देयर वाज सो मच अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और उस वजह से बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस जो है उसकी स्पीड जो है बहुत स्लो रही है। बट एनीवेज मतलब क्या कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी बिल्कुल, के टाइम यस। पे चीजें कंप्लीट हो रही है। अच्छी बात है। और हर कोई चीज जो मैंने कहा कि जो कश्मीरियों के फेवर में हो रही है, उनकी डेवलपमेंट के फेवर में हो रही है, उनकी इकोनॉमी के फेवर में हो रही है, या उसको कश्मीरी अभी के टाइम पे सपोर्ट और फेवर जरूर करेगा। अच्छा अनिका, एक थोड़ा-सा आपने अनरेस्ट की बात की, साथ में डेवलपमेंट भी चल रही है, बल्कि अगर मैं कहूँगा डेवलपमेंट शायद इस तरीके से हुई कि लोग अब गालिबन वो अनरेस्ट वाले जो लोग हैं उनकी तरफ, आई थिंक सो, वो शायद उस तरीके से उनकी तरफ माइल नहीं होते। एक तो ये बताइएगा कि अभी अनरेस्ट के हवाले से क्या मतलब सूरत-ए-हाल क्या है? ओवरऑल कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कम हुई है या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अनरेस्ट है, और डेवलपमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट अभी क्या है, क्या मतलब असरात नजर आ रहे हैं उसके? देखिए, डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर और की फैक्टर जो होता है वो होती है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है, अगर वो उसमें अनबन है तो आपकी डेवलपमेंट में जो स्पीड है या वो भी रुक जाती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा श्रेय जो करंट गवर्नमेंट को दिया जाता है वो है सिक्योरिटी का, उसकी जो स्टेबिलिटी उन्होंने रखी। दूसरा, जो कल सीएम ने बोला कि क्या कहते हैं इसको, कि जो भी वादे किए गए डेवलपमेंट हाँ, के बिल्कुल। हवाले से वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो जी। ठीक है, जब कंप्लीट वो हो रहे हैं और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है वो भी एक अच्छे पैमाने पे ठीक है, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हो रही है, किसी का के घर में कोई मातम नहीं हो रहा है या अनरेस्ट की वजह से। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है किसी भी रीजन के लिए। बाकी मुद्दे और हैं। आज की डेट में कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा हो सकता है कश्मीरियों के पास। हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर एक मुद्दा हम रेज कर सकते हैं, या बाकी जो हमारी बेसिक एमिनिटीज है उनको लेकर हम सवाल खड़े करते हैं कश्मीर में। वो एक अच्छी चीज है कि हमारे कश्मीर में अब पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक स्पेस मिला है, एक आम कश्मीरी की आवाज को एक स्पेस मिला है, उसको रिस्पॉन्स भी मिलता है। और ये है कि हम अब अनरेस्ट से हटकर अपनी बेसिक चीजों पे ध्यान दे पा रहे हैं। हम इस बात पर हम्म, सोच रहे हैं कि अगर जी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मेरी एम्प्लॉयमेंट का हम्म, जरिया कहाँ से बनेगा, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और मुझ में या मुझ जैसे बाकी नौजवानों में ये सेंस ऑफ अथॉरिटी भी डेवलप हुआ है कि ये मेरा मतलब जम्मू एंड कश्मीर है, मेरी इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल। या स्टेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा। हमारे लिए ये मुद्दे हैं इस टाइम पे और हम इनको रेज करते हैं। तो वो सेंस ऑफ अथॉरिटी मेरा ही इशू है, तो मैं खुद से ही इसको रेज करूंगा। तो ये चीज ये मुझे लगता है डेवलपमेंट के पैमाने में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखते हैं, वही पैरेलली ये डेवलपमेंट भी जरूरी है कि इंसान में एक सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है डेवलप हो रही है कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहां मेरा हक है और मैं उस हक के लिए अपनी आवाज उठा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मतलब यू मीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी हम हमारे यहाँ बड़ी बात होती है कि भाई हमें बोलने दिया जाए। हम ये ज़रूरी नहीं है कि उस राइट्स के लिए कोई कोई दंगा फसाद किया जाए, लेकिन राइट्स के लिए आवाज़ उठाना एक मेरे ख्याल फंडामेंटल राइट है किसी का भी, वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो,
यूरोप में हो, हिंदुस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो। अच्छा, अनिका, इकोनॉमी के हवाले से मतलब अगर मैं लास्ट 2-3 सालों का जनरली आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ अगर आजकल हम किसी के पास जाते हैं, उसका कोई भी बिजनेस है, कहते हैं यार बिजनेस टफ है, कोई मजा नहीं आ रही, हुकूमत की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, ये नहीं है, मतलब मुख्तलिफ बातें लोग बता रहे होते हैं। ऐसा क्या है वहां पर कि अगर किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, किसी की और सर्विस इंडस्ट्री से है, या कोई प्रोडक्ट ऐसी बना रहा है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो क्या मतलब लोग ठीक है, वो कहते हैं हाँ यार ठीक है, हमारा कारोबार चल रहा है बहुत, अगर मतलब फ्लरिश नहीं कर रहा, बट इट्स गोइंग ऑन, बेहतर है। इकोनॉमी की बात करें, अगर बिजनेसेस की बात करते हैं तो जी। अलग 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 लोग जो हैं अलग अलग तरीके से वो या तो फ्लोरिश कर रहे हैं, किसी का नुकसान भी हो रहा है या कोई शायद नहीं ग्रो कर पा रहा है। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स है। जैसे जी। अलाइड सेक्टर की बात करें, बहुत सारे लोगों को अगर स्कीम्स मिली है तो उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उनका स्टार्टअप चल गया तो उनकी तो मतलब वो फ्लोरिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो सही। एक, हाँ, दूसरा है कि कश्मीर एक टूरिस्ट हब है, तो जिनके पास रनिंग बिज़नेस है, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपका गुलमर्ग जैसी टूरिस्ट बिल्कुल। डेस्टिनेशन जो होता है, मतलब मोस्ट विजिटेड प्लेस है कि लोग अगर आएँगे तो वो प्रेफ़र करेंगे कि चलो गुलमर्ग ही चलते हैं। अगर वहाँ पे आपके बिज़नेसेस है तो मतलब वो फ्लोरिश्ड ही फ्लोरिश्ड है। अगर बंद है, हड़ताल है, जो भी है वो चल ही रहा है। क्योंकि अगर टूरिस्ट का रश है, तो आपका बिज़नेस इज़ गुड। दूसरा ये है कि सीज़नल वाइज़ अगर हम हाँ। देखें हाँ। तो विंटर्स बहुत हार्श होते हैं कश्मीर में। दो कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है विंटर के मौसम में भी। बट जी। हाँ, बिज़नेस की अगर हम दूसरा पैरामीटर बिज़नेस है तो बहुत सारे लोग शायद सफ़र भी करते हैं कि बहुत बर्फ़ की वज़ह हम्म। से बनी बनाई रोड की खत्म हो जाती है। फिर से उनको रिगेन करने में 1-2 दिन लग लग ही जाते हैं, या ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, या डिलीवरीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, या या कहीं तो माल सड़ जाता है। आपने ऐसी बहुत बार हमने न्यूज़ देखी होंगी जो ट्रेड करते हैं, एक हाँ। जगह से दूसरी जगह अपना, खासकर अलाइड सेक्टर्स, अगर वो अपना माल दूसरे स्टेट के हिस्सों में बेचते बिल्कुल। हैं तो कहीं उनकी गाड़ियाँ फँस जाती थी। पहले मुझे लगता है ये भी अब एक हिसाब से रिड्यूस हो गया होगा, ओके। क्योंकि अब जो बाय रोड सफ़र है वो तो रिड्यूस हो गया, और रोड कनेक्टिविटी भी ठीक है। बट कई-कई जी। जगहों पे अभी जो टनल्स इनकम्प्लीट है, कश्मीर टू जम्मू के दरमियान। मैं कल खुद सफ़र करके आई बाय रोड ही, बहुत टाइम बाद। ओके। मैंने सोचा लेट्स सी कि कितना रिड्यूस हुआ है सफ़र। मुझे गुड गुड। बताया गया है कि रिड्यूस हुआ है। लेट्स सी, मैं लव। बहुत पहले सफ़र कर चुकी हूँ, तब तो मुझे पूरा दिन लग जाता था। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बहुत मिनिमम टाइम में मैं पहुँची, और मेरी एक मीटिंग थी, मैं वो भी आते ही मैं मीटिंग में चली गई। ओके ओके ठीक ओके। था, 4 साढ़े 4-5 घंटे का टाइम अभी भी लगता है जम्मू से कश्मीर तक। जो ओके। रेस्ट टनल अभी बननी बाकी है, अगर वो भी विद टाइम या कंप्लीट हो गई तो मुझे लगता है उससे भी कम सफ़र हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ बिज़नेसेस फ्लोरिश कर रहे हैं, या अगर जिनकी स्कीम्स जो स्कीम्स के साथ इन्वॉल्व है, जिन्हें स्कीम्स मिली हैं, या जिन्होंने अपना स्टार्टअप जो है उसको सक्सेसफुल बनाया, उनका चल रहा है। जैसे रिसेंटली आपने एक सक्सेस स्टोरी देखी हुई होगी हम्म। कि बी क्वीन ऑफ कश्मीर, जो हनी होता है, हनी प्रोड्यूसिंग में हाँ। एक लड़की जो है उनको एक स्कीम के ज़रिए से उन्होंने एक लोन निकाला था। उसके बाद उन्होंने अपना एक सेटअप किया हनी बिज़नेस का। अभी वो फ्लोरिश कर रही हैं, और एक बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज है कश्मीर की लड़कियों के लिए ख़ासकर। बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियाँ स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। मुझे लगता है एक एक नया ज़रिया है ये, एक तो सोच पैदा करने का कि हम सेल्फ हेल्प खुद करें, और एक या स्टार्टअप पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वेट करते हैं, या बिल्कुल। उतनी वैकेंसीज़ अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अगर वो वैकेंसीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, तो हम स्टार्टअप्स की तरफ जा सकते हैं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे देश में चैलेंज है इस वक़्त, उस पर बात बिल्कुल। होनी चाहिए। बट इज़ देयर अ वे कि एक अल्टरनेटिव है क्या कि जो नौजवान कोई ना कोई काम कर सकते हैं, अगर इंसान चाहे तो कोई ना कोई बिल्कुल। काम निकल ही आएगा, और कहीं न कहीं बस मेहनत करनी है, और हमें बिल्कुल। जो है अपनी वो वो रिदम जो है अपने काम के साथ बनाए रखना है।
ठीक। अच्छा अनिका, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हम सुनते थे कि स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज यूएई और सऊदी अरेबिया आर कीन इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर इन कश्मीर, खास तौर पे हॉस्पिटैलिटी इन होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि पाकिस्तान में भी उनकी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और कश्मीर भी क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया की अपनी पॉपुलेशन भी बड़ी है, और अगर हालात ठीक होते हैं तो फिर फॉरेन टूरिस्ट भी वहाँ पे विजिट करते हैं। तो उस तरह की कोई चीज अभी स्टार्ट हुई है, या अपने लोकल जो लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक कि अभी कोई काम ऐसा कंप्लीट हुआ है, मेरी नॉलेज नहीं है, मे बी काम चल रहा हो। 2 साल पहले ही हमने एक न्यूज देखी थी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या दुबई से इधर आई थी, और उन्होंने अपनी एक यू नो एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ रखा था एक मॉल के लिए, बिगेस्ट मॉल के लिए। आई डोंट नो वो अभी बना है कि नहीं बना है। अभी उसका काम कंप्लीट तो ऑब्वियसली 2 ही साल में नहीं हुआ होगा। मेरी नॉलेज में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कंप्लीट हुआ हो। मे बी इन कमिंग ईयर्स हम देख सकते हैं उस बारे में। एंड रेस्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे नौजवान जो है कश्मीर से दूसरी कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर या बाकी चीजें। अ, उस हिसाब से अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है, मुझे लगता है यहाँ का नौजवान फिर यहाँ ही अकोमोडेट होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं घर से बाहर जाऊँ, बिल्कुल, ज़्यादा दूर, मैं फैमिली से ज़्यादा एग्जैक्टली। दूर जाऊँ। और अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो है जिसको गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्रमोट कर रही है और कमिंग ईयर्स में जो है वो फुल फ्लेज्ड तरीके से हमारे सामने आएगी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है यहाँ के ही यूथ को उसमें अकोमोडेट करे। आई एम होपफुल फॉर दैट, लेट्स सी क्या हो सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा अनिका, थोड़ा सा आते हैं इलेक्शन को, तो खैर अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी रिसेंटली हुए हैं, लेकिन कुछ माह पहले इलेक्शंस हुए कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला साहब इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कैसा, मतलब लोग उनको, खुद भी मतलब यंग से हैं, लेकिन वहां के लोग यानी आप या आप जैसे और जो यूथ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं? मतलब उनके कल तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, मैंने खुद भी जब उनको देखा, उनकी स्पीच मैंने सुनी तो बड़ी मैच्योर लगी मुझे। मतलब उस तरह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक एग्जांपल इस तरह की मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो अब हमारा प्रोविंस है। और वो जब प्राइम मिनिस्टर से उनका मिलना होता है, वो तो मिलना नहीं होता, उनका बड़ा एक बहुत बड़े गैप्स हैं, और अगर मिलना भी होगा तो मतलब अजीब तरीके से जैसे वो हो। लेकिन कल मैंने देखा बड़े मतलब मैच्योर तरीके से उन्होंने बात की, हालांकि पॉलिटिकल आपके अपोनेंट्स होते हैं, कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद तो लोग कुछ मतलब खुश हैं उनसे, या कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आ रहा? पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो उनसे हो सकते हैं, लेकिन आपने जो कहा कि उन्होंने जिस तरीके से बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर अब्दुल्ला अनपढ़ है। ऑब्वियसली ही इज एन वेरी एजुकेटेड या एंड बहुत ही मैच्योर है पॉलिटिक्स के हवाले से। वी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ कश्मीर, तो पॉलिटिक्स के हिसाब से एक मैच्योर इंसान है और एजुकेटेड भी हैं। और वही नहीं, मुझे लगता है देश में बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो इज्जत और रिस्पेक्ट का दायरा अपोनेंट्स के साथ भी बनाए रखते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, या मुझे लगता है कि मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं, जी क्योंकि देखिए ये मेरा पर्सनल रीजन ये है कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि इस पॉलिटिकल पार्टी को खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब इलेक्शन हुए, जब रिजल्ट्स आए, तो ये एक क्लियर इमेज हमारे सामने है हर किसी इंसान के पास कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव थी, एनसी वेव हम उसको कहते हैं, और थी भी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने हाईएस्ट मैंडेट दिया है। मुझे लगता है मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में पहली बार देखा है कि इतनी सारी भारी अक्सरियत उनको मिली है। किस राइट। लिए दी, रीजन भी हमें पता होनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोगों ने उन्हें स्टेटहुड खासकर आर्टिकल 370 के लिए दिया। चाहे कोई उसे चाहे कोई मैं आर्टिकल 370 के बारे में क्या सोचती हूँ, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। हम्म। व्हाई पीपल गिव द हाईएस्ट मैंडेट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। इलेक्शन जब ही हुए, जब इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पता है कि हर टाइम एक इलेक्शन मोड में नहीं रहा जा सकता, बट जो प्रोमिसेस उन्होंने किए लोगों के साथ कि
हम जी जो आर्टिकल 370 है उसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक इविल फिगर बनाया जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने ये एक क्लियर इमेज बनाई पूरे बीजेपी की ही कि वो तो ओके, प्योर इविल्स है, इनफैक्ट ओके, अभी भी। बट इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि वो तो उनकी तारीफें करे जा रहे हैं, वो तो उनके साथ उठ बैठ रहे हैं। सही, प्रोटोकॉल एक हद तक होता है, बट जो आप कर रहे हैं वो क्लियर, वो एक क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ रहा है, तो लोग उसको आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि आपने हर एक उस इंसान को बीजेपी का एजेंट बोला है, बीजेपी का पपेट बोला है, जिसने आपके खिलाफ कुछ बोला है, जिसको फॉर बिल्कुल, इंस्टेंस मेरे उनके साथ डिफरेंसेस है, मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल आपका और राइट है। एग्जैक्टली मेरा राइट है, मैं उनको पसंद नहीं करती, उसके लिए भी आपको बीजेपी एजेंट बोल रहा है। अगर हम, मैं या कोई भी ऐसा एक्टिविस्ट जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपके खिलाफ बोलता है, उसको आप बीजेपी एजेंट बोल रहे हैं, तो अभी क्या आप बीजेपी एजेंट नहीं है? इसका क्या मतलब हम्म, है कि आप ही बीजेपी की ए टीम थी, आपकी अलायंस है बीजेपी के साथ, दैट इज बिट बिहाइंड द कर्टेन्स। आपने कहा कि आर्टिकल 370 के बारे में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों ने उसी वजह से आपको वोट किया, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। फिर आपने बात क्यों बंद कर दी इलेक्शन फॉर्म करने के बाद? अब आप सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं, दैट मीन्स यू मेड फॉल्स प्रोमिसेस। आपने, आपको जो हाईएस्ट मैंडेट मिला वो किसी और चीज के लिए मिला था, अब आपने गिरगिट की तरह रंग बदला। ये क्लैरिटी होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में। मुझे लगता है वो क्लैरिटी को उस अभी भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं लोगों के सामने, वो हमें ही बता रहे हैं कि आप गलत है, हम जो अपना काम कर रहे हैं। डेवलपमेंटल कार्ड वो हमें नहीं दिखा सकते, आपको भी पता है। चाहे यूटी गवर्नमेंट से पहले भी कश्मीर में डेवलपमेंट थी, यूटी गवर्नमेंट के बाद भी है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते आ रहे हैं। मगर जिस चीज के लिए आपको वोट मिला है, आपने क्या उस पर बात की? आपने कल फॉर्मेलिटी स्टेटमेंट दिया ताकि आप बाद में लोगों को बता सकते हैं मैंने तो पिच किया हाँ, स्टेटहुड के लिए, मैंने एग्जैक्टली, तो पिच किया, और वही हुआ, मैंने स्पीच सुनी है उनकी उनकी। सारी, वही हुआ सारा। उनका जो आईटी सेल है वो फिर उसी चीज को आगे कर रहा था, देखिए जी हमने जो पिच किया। आपने एहसान नहीं किया कश्मीरियों पे, आपने उनसे प्रॉमिस किया है, आपने उनसे प्रॉमिस, कोई एहसान नहीं किया है। आपको वोट मिला है, वो हमारा वोट जो कीमती है, मैंने या आपको वोट नहीं किया, लेकिन मेरी फैमिली ने तो आपको वोट किया। मैं अपनी बिल्कुल फैमिली क्या को हो, तो नहीं रोक पाई कि आपको वोट ना करे, वो यू आर उन्होंने तो आपको राइट। ही वोट किया। आपको अच्छा, मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो खून खौल रहा है, दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज जेन्युइन। एब्सोल्युटली राइट। मतलब आप वहाँ की उस वहाँ की रहने वाली हैं, यकीनन आपका राइट है। और आप जैसे और जो भी वोटर्स होंगे उनका ये राइट बनता है कि वो उनको दिया जाए या उनको सुना जाए। लेकिन अनिका, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मैंने स्पीच फिर सुनी, तो उन्होंने कहा कि हर चीज का एक टाइम होता है, जब टाइम होगा तो उसी समय ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। वो क्या मतलब उनका क्या मैसेज था? क्योंकि हमने इससे पहले भी सुना था जब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो आप लोगों के होम मिनिस्टर है इंडिया के, वो कहते कि यार सारी चीजें हो सकती है लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये कोई कुछ भी कर ले, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कि ये एक इम्पॉसिबल चीज। तो क्या मतलब इस पे उमर अब्दुल्ला साहब का क्या वो है, या फिर बाकी जो आम आवाम है, जो जनता है वहां की, जिन्होंने वोट किया है, या इस चीज को वो फॉलो करते कि नहीं जी हमें ये चीज चाहिए? आर्टिकल 370 की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैंने आज से 2 साल पहले से मैं बता रही हूँ कि दिस इज समथिंग, दिस इज अ गॉन केस। और जब भी मैं या मेरा ओके। मेरे जैसा कोई इंसान ये लिखता था, तो उसको बताया जाता था कि आप बीजेपी के एजेंट से, आप उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने भी अब बात बंद कर दी, आपको भी पता है इट्स अ गॉन केस। आप, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को सच्चाई बताए। खुद तो आप हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी, आप क्यों वॉइड क्रिएट कर रहे हैं लोगों और कश्मीर के हम्म, आम लोगों को रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में? मेरा प्रॉब्लम वो है। रेस्ट इनको भी पता है कि आर्टिकल 370 इज गॉन, ये खो चुके हैं वो चीज। और वो मैं भी बोल रही हूँ 2 साल पहले कि पहले से कि ये वापस ही नहीं आ सकता है। और जो अश्योर किया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने रीअश्योर की है स्टेटहुड। अब वो कब तक दे रहे हैं उसका कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं दी है। आई होप ही विल रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल, नॉट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स बट फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अगर मुझे लगता है ये राइट टाइम है, अगर सेंटर चाहती है कि कंप्लीटली वो अब उनका ट्रस्ट सेंटर पे, यू नो
वो सेंटर उनका ट्रस्ट गेन करे कंप्लीट तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो ये हम सबको समझ में आया कि सेंटर ने हमें दिया ही दिया है। और इस पीएम जो है हमारे, उनकी लीडरशिप के अंडर तो दिया ही दिया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, बहुत सारा काम किया है, सिविलियन कैजुअलिटीज को रिड्यूस किया है, वो बहुत काम किया है। बट एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, स्टेटहुड से हमारा एक स्ट्रक्चर्ड जो एक निजाम रहता है, या लोकल गवर्नमेंट फुली एम्पावर होती है। आई होप वो उस पर देखेंगे। उन्होंने कहा है राइट टाइम पे देंगे, तो आई एम होपफुल राइट टाइम पर ही वो जल्दी और जल्दी वो इसको रेस्टोर करेंगे। बट आर्टिकल 370 पे अब ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है, क्योंकि उन्हें डे 1 से पता था इट इज गॉन केस। उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस किए लोगों से, ये बता करके आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। सेकेंड थिंग, सेंटर भी इस बारे में कोई रीअश्योरेंस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा इट्स गॉन, अब आप स्टेटहुड का देख लीजिए। स्टेटहुड ही अगर आएगी वापस तो स्टेटहुड ही आएगी, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये सच्चाई लोगों को बताई जाए। उन्हें आपने बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, खासकर रीजनल जो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने बहुत सदमे दिए हमें। ये एक और सदमा आप दे दीजिए लोगों को, उन्हें सच बता दीजिए कि ये चीज है। उन्हें अब आप और बिल्कुल झूठ मत बताइए। बिल्कुल सही। और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारी तरफ कश्मीर में भी हमने 2024 में बड़े प्रोटेस्ट देखे, और वहां पे मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक सब्सिडी दी जाती है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। इस तरह की मतलब इस आप जो साइड की कश्मीर में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जिसको इंडियन कश्मीर कहा जाता है, वहां पे भी इस किस्म की चीजें हैं कि मतलब चीजों पे सब्सिडीज और वो है या नहीं है? मैं मतलब अपने और जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान साइड में, उनके नॉलेज के लिए ये बात पूछ रहा हूँ। कहाँ, यहाँ पे ये जम्मू आप एंड लोगों की कश्मीर? तरफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सब्सिडाइज रेट पे चीजें दी जाती हैं? मतलब जहाँ पे आटा है, एलपीजी है या इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ऊपर मतलब हमारे उनको। यहाँ अभी करेंटली राइस तो फ्री मिल रहा है। द क्वांटिटी, क्योंकि हम जो 2 टाइम कंज्यूम करते हैं कश्मीर रीजन फुल्ली, ओनली कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन नहीं, वो एक टाइम उनका खाने पीने का पैटर्न अलग है। वी कंज्यूम मोर राइस, तो राइस इज फ्री। मे बी आई थिंक द क्वांटिटी मे बी लेस। हाँ, आटे की बात आपने की, तो उतना हम आटा नहीं खाते, मगर अगर हम गारमेंट रेट्स वाली वो वाला आटा खरीदे तो वो हमें 25 रुपए किलो मिलता है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपके यहाँ कितने कितने रुपए में मिलता है। आटे तो हो चुके हैं। सही सही। And there is some sort of labor cards, मोदी कार्ड्स एंड हेल्थ कार्ड। एवरी, मुझे लगता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मुझे लगता है जो लोग यहाँ कश्मीर में बैठ के 300-400 रुपए की कॉफी पीते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि एक गरीब घर में राशन कैसे जाता है। अगर आप गरीब घर के इंसान से पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएगा कि मेरे लेबर कार्ड पे 1,000 रुपया आता है, या मेरे फार्मर कार्ड पे कुछ रुपए आते हैं, मेरे मोदी कार्ड पे कुछ पैसे आते हैं, मेरे हेल्थ कार्ड से मुझे बेनिफिट मिलता है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है एक आम कश्मीरी के पास। तो हाँ, आप कंपेयर कर सही, सकते हैं कि बिल्कुल कौन सही। सी और चीज़ ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच अनिका, बहुत सारी चीज़ों का क्योंकि बीच में से मतलब काफ़ी टाइम हुआ था कि हमारे शोज नहीं हुए थे। हम तो खैर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज़ आ रही होती है, वो कश्मीर के हवाले से, इंडिया या पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि 2024 हमारी तरफ की कश्मीर में भी बड़ा एक हंगामा खेज सा रहा, 5-6 दिन बहुत बड़े स्ट्राइक्स वहाँ पे रहे, और फिर उनको जो चीज़ें सब्सिडाइज थी वो दे दी गई। अब उनको इलेक्ट्रिसिटी का रेट हाँ, 5 देनी तो रुपीज़ पर पड़ेंगी, यूनिट है। देनी तो पड़ेंगी, देनी तो पड़ेंगी, नहीं तो वो इधर इंडिया चले नहीं, दी आएंगे। दी जा रही है, देनी बिल्कुल दी पड़ेगी, जा रही है। हमें नहीं, हमें भले उनको 75 कर्जा रुपीज़ लेना पे। पड़े, भले उनको कर्जा लेना पड़े, अब पीओ जेके को उन्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इधर चले आएंगे। ये तो दिस इज फॉर श्योर प्रेडिक्शन। नो, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि 75 रुपीज का मैं यूनिट पे करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, और उनको वही यूनिट जो है 5 रुपीज का पड़ रहा है। अब सोचिए जरा, इतना मतलब डिफरेंस जरा चेक करें। देना और पड़ेगा। हाँ, मैं पर आपको केजी जो आटे का रेट है दैट इज 160 रुपीज पर केजी में ले रहा हूँ। उनको वही आटा अगर देखा जाए तो शायद 30 या 40 रुपीज का पर केजी या इससे भी कम उनको मिल रहा होता है। 50 रुपीज का पर केजी उनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सब्सिडीज है, लेकिन मैं पता करना चाह रहा था कि वहां पे क्या चल रहा है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था। थैंक यू वेरी मच अनिका।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अनिका नज़ीर का ये दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा कश्मीरी पत्रकार अनिका नज़ीर ने बात की हमारे प्यारे देश भारत से लेके मोदी सरकार के कामों के बारे में, और कश्मीर की जो रियलिटी है वो भी आपको बताई, क्योंकि वो खुद कश्मीर से बिलोंग करती हैं, इसलिए कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी है वो सबसे अच्छे से आपको बता सकती हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।